एवरीवन और मैं हूँ आपके साथ ऋषिभा। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के छोटे से गांव से निकलकर चाइना की सुपरस्टार बन गए। हमारे साथ मौजूद है देव रतूड़ी। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सर, देश आपकी जर्नी से बहुत ज्यादा रुचि रख रहा है आपके बारे में जानने में। आपने कैसे एक वेटर से सुपरस्टार तक का सफर तय किया चाइना में, तो इसके बारे में शुरुआत आपकी जर्नी से ही करते हैं और थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को बताइए। हाँ, मेरा नाम देव रतूड़ी है और मैं टिहरी गढ़वाल के केमरियासोड़ गांव का रहने वाला हूँ और जी पिछले 18 साल से मैं चीन में रह रहा हूँ। जी। तो सर, आपने जैसे कि आप उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर चाइना में पहुंचे हैं और वहां चाइना सिनेमा में सुपरस्टार बन चुके हैं, तो कैसे आपने इस सफर की शुरुआत की? कहां से आपकी जर्नी शुरू हुई और कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पर सुपरस्टार नहीं हूँ। मैं अपने आप को सुपरस्टार नहीं मानता हूँ। मैं अब भी बहुत एक आम इंसान की तरह ही रहता हूँ। पर हाँ, जर्नी काफ़ी शानदार रही है। मैं 2005 में यहाँ पर आया था एज ए वेटर, एक रेस्टोरेंट में एज ए वेटर का काम करने, क्योंकि मेरे को मार्शल आर्ट का बहुत शौक था और मुझे लगा कि वेटर की जॉब करते करते मैं मार्शल आर्ट भी सीख जाऊँगा। लेकिन जब यहाँ आया तो भ्रम भी टूटा कि यहाँ पर हर एक इंसान को मार्शल आर्ट नहीं आता है। जैसे कि यहाँ के लोगों को लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को योग आता है, बॉलीवुड डांस आता है, तो मिथ्या टूटा। तो लगा कि चलो रेस्टोरेंट से ही शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी। तो रेस्टोरेंट में काम करते हुए मैं रेस्टोरेंट वेटर से सुपरवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर एंड सीईओ बना। तो इस 7 सालों के दौरान 2005 से और 2012 के बीच में मुझे लगा कि हमारे दो हम पड़ोसी देश हैं, लेकिन कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है एंड दिस नीड टू बी फिल। तो फिर मैं वहीं से एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट खोला जाए जिससे कि लोगों की वो छवि है जो इंडिया के बारे में वो बदले, लोगों को रियल इंडिया के बारे में पता चले, न कि वो जो लोग इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं। तो तभी आज मैं जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, इस रेस्टोरेंट को लगभग 10 साल हो गए। 10 साल पुराना रेस्टोरेंट है और ये हमारा पहला अपने आप में एक इस तरह का भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग भारतीय संस्कृति को समझने के लिए आते हैं। हमारा स्लोगन ही है, एक्सपीरियंस अंबर पैलेस एंड एक्सपीरियंस इंडिया। तो यहाँ पर लोग सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आते, वो भारतीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए आते हैं। तो ये जर्नी चल रही थी। लेकिन क्या था कि मैं जब दिल्ली में था इंडिया में, तो 1998 टू 2000 के बीच में मैं मुंबई गया था। तो जैसे हर एक हिंदुस्तानी एक यंग बच्चे के अंदर होता है वो सपना, एक्टर बनने का सपना, तो मेरे अंदर भी था। तो बम्बई गया, मैंने ट्राई करा एक्चुअली बम्बई में। उस टाइम पुनीत सर जी हैं जो जिन्होंने दुर्योधन का रोल करा था, वो एक हिंदुस्तानी सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे। तो किसी ने रेफरेंस लेटर लिख के दिया कि तुम पुनीत जी मिलना और उनके साथ में आप कुछ ना कुछ सीखोगे और आपको जरूर कुछ ना कुछ काम मिलेगा। मैं रहा उनके साथ 6-7-8 महीने के करीब करीब रहा मैं, और बम्बई में मैंने ब्राउन बेल्ट भी करा, मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा। तो एक दिन मैंने बोला कि सर अभी 7-8 महीने हो गए, आप मेरे को एक छोटा मोटा कोई रोल दीजिए, मैं कर लूंगा। तो वो सीरियल शूट कर रहे थे, उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, तुम एक डायलॉग याद करो और हम देखते हैं तुमको थोड़ी देर में। तो जो एक्टर था उन्होंने अपना रोल खत्म करा, तो उन्होंने बोला एक काम करो आप खड़े हो जाओ। और मैं कहा सर डायलॉग मैंने याद कर लिया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ऐसा ही बिल्कुल कैमरा मेरे सामने था, लाइटिंग, और सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने बोला एक्शन। अब मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले, मेरे पैर कांपने लग गए। तो वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था एक मूवी में, और वहीं से वो ड्रीम से धड़ाम से, मतलब देन आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट दैट इज इतना आसान भी नहीं जितना मैं सोच रहा था। फिर मैं लगभग 1 साल बाद मैं बम्बई से दिल्ली आया। हालांकि मैंने दिल्ली में एक हरियाणवी फिल्म में भी काम करा सन 2000 में। दिल्ली में मैंने अपना मार्शल आर्ट स्कूल खोला, लगभग 1 साल तक चलाया मैंने दिल्ली में। और उसके बाद लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से ब्रूस ली का जो भूत था, जो फिल्मों का भूत था, वो जा नहीं रहा था। तो ऐसे किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया कि यार चाइना में जब तेरे को मार्शल आर्ट का इतना शौक है तो चाइना चला जा। तो फिर मैं क्या चाइना जाऊं कैसे, क्योंकि उस टाइम हमको आइडिया भी नहीं था। तो एक ओनर थे जिनके रेस्टोरेंट है चाइना में,
तो किसी ने मेरे को मिलाया कि आप वहाँ पर जाके रेस्टोरेंट में काम करना, रात को अपना मार्शल आर्ट सीख लेना। मैं कहा ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो इस तरह से 2005 में मुझे चाइना में आने का मौका मिला और यहाँ आके फिर उस दौरान बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने डराया भी कि अरे यार कहाँ जा रहा तू, चाइना, चाइना में लोग खुद भूखे मर रहे, चाइना क्या करेगा जाके। तो मतलब वो जो जी। छवि थी यहाँ की, लेकिन यहाँ आए हम लोग तो मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि चाइना इतना ज्यादा डेवलप हो रखा था 2005 में भी कि मुझे लगता अगर कंपेयर करें तो हम लोग 30 साल पीछे थे उस दौरान। हम लोग दिल्ली से हांगकांग, हांगकांग से फास्ट ट्रेन 350 की स्पीड से चल रही है ट्रेन, संजन हम लोग आते हैं, संजन में मेरे को काम करने का मौका मिलता है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी थी, लेकिन मैं डिसअपॉइंटमेंट भी था सिर्फ एक चीज से, क्योंकि ब्रूस ली की फिल्म में तो लगता था कि सबको जो है मार्शल आर्ट आता है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो वो सपना भी टूटा जब मैंने 2-4 लोगों से पूछा यार मेरे को मार्शल आर्ट सिखाओ। उन्होंने बोला भैया नहीं आता मार्शल आर्ट। तो फिर एक दोस्त मेरा था, वो तो परेशान ही हो गया। उसने एक दिन पता नहीं कहाँ से वीडियो निकाली बाबा रामदेव की पेट की, कह रहा यार तू ये करके दिखा। मैं कह रहा ये तो मेरे को नहीं आता है। कह रहा हमको हर चाइनीज को लगता है कि तुम सब लोग मार्शल उसमें योगा में बहुत परफेक्ट होते हैं, तो ऐसा ही तेरे को भी लग रहा है कि हम सबको मार्शल आर्ट आता। भैया हम सबको नहीं आता है मार्शल आर्ट। तो भ्रम था। तो फिर मैं काम करते गया। तो इस तरह से जर्नी सही जा रही थी। 2012 में हमने पहला रेस्टोरेंट खोला, जिस रेस्टोरेंट में आज बैठा हुआ हूँ। ये रेस्टोरेंट हम 2013 में खोला था। पूरे 10 साल हो गए इस जी रेस्टोरेंट को। बिल्कुल। इसी और सवाल पे उसके मैं बाद आगे आऊंगी कि आपने फिलहाल चाइना हाँ में जी, एक के बाद एक कई रेस्टोरेंट खोले हैं, तो फिलहाल आपके टोटल कितने रेस्टोरेंट चाइना में हैं? क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि आप इंडियन कल्चर को एक्सपैंड कर रहे हैं चाइना में, तो आपके मेन्यू क्या है? इंडिया का अगर मेन्यू देखा जाए तो कौन सी ऐसी खास डिश है जो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आती है इंडिया की? हाँ जी, अभी हमारे जो इस शहर में मैं हूँ, सियान शहर में, यहाँ पर हमारे 7 इंडियन रेस्टोरेंट हैं। इसके अलावा मेरे 3 जी चाइनीज रेस्टोरेंट भी हैं। हमारा 8वां रेस्टोरेंट जी 20 अगस्त को ओपन हो रहा है, 9वां सितंबर में ओपन हो रहा है। और सारे भारतीय सांस्कृतिक थीम के रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर लोग कल्चर एक्सपीरियंस करने आते हैं। अगर खाने की बात करें तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन खाना सर्व होता है। जैसे आपका जो भी हमारी करी होगी, दाल होगी, चिकन टिक्का हो गया, कबाब होगी, बिरयानी होगी, नान हो गया, ये सारी चीजें हमारे पर समोसे से लेके और A to Z ये सामान हमको मिलता है। और अभी हम लोग साउथ इंडियन फूड भी इसमें ऐड कर रहे हैं, जो लोग बड़े चाव से खाते हैं। उनको स्पेशली यहाँ पर करी, ये लोग हमारी जितनी भी हमारी जो ग्रेवी वाली आइटम होती है उसको करी बोलते हैं, जो कि यहाँ का इनका बहुत ही फेवरेट है। दूसरा, बिरयानी इनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि जो चावल है हमारा वो बासमती राइस बहुत बड़ा होता है और बहुत ही सुगंधित होता है, तो इनको ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा पसंद आता है। हाँ जी। चलिए, इसी के साथ देव रतोड़ी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो लाइफ रही है वो स्ट्रगल से भरपूर रही है और एक टाइम पे आकर आपको सक्सेस भी हासिल हुई है, लेकिन एक फेज हर किसी की जिंदगी में आता है, वो लोएस्ट फेज होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा लोएस्ट फेज आया है जब आपकी हिम्मत टूटी है, तो उस दौरान आपने खुद को कैसे समेटा और कैसे गिव अप ना करने से बचा? देखिए मेरी जिंदगी में 2-3 बार ऐसे मौके आए कि जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम द जीरो। जैसे एक बार 2008 की बात है, मैं जो भी कर रहा था उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो हम लोग हाईएस्ट पोजीशन वाले थे, तो हमारी जॉब खत्म हो गई। तो लगभग 1.5 महीने तक हमको खाली रहना पड़ा। यहाँ भी ऐसी भी नौबत आ गई थी कि हमारे पास खाने के लिए एक पैसा नहीं था, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था चाइना में, और ये बात है 2008 से 9 के बीच की बात। तो 1-1.5 महीना ऐसा भी रहा, 1-2 दिन बल्कि हम लोग भूखे भी रहे। मेरा एक चाइनीज दोस्त भी था, तो एक दिन कह रहा यार देव क्या करना है, क्या खाना है। तो मैं गुस्से में था, रात को तो कुछ खाया नहीं था, तो मैंने खिड़की खोली, मैं कहा भैया ये फ्रेश हवा है और घर में पानी पड़ा है, यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज अच्छी जो चीज थी हमारे अंदर, जिसने हमको बचा के रखा, वो था ड्रीम। क्योंकि हमारे ड्रीम इतने बड़े थे शुरू से ही, और मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। इफ यू हैव बिग ड्रीम, अगर आपके सपने बड़े हैं, तो प्रॉब्लम आपको कहीं भी, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, जब आपके सपने बड़े तो आपको लगता है यार अभी तो इतनी दूर जाना है, अरे भैया यहाँ पर थक जाएगा तो आगे कैसे। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनके लिए क्या था कि उनको लगता था कि मैं उनके लिए एक रोल मॉडल हूँ। तो वो भी एक अलग तरह की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार अगर मैं गिव अप करूंगा, इतने सारे लोगों की उम्मीदें वो टूट जाएगी। तो उस चीज ने मेरे को बड़ा मजबूत रखा। फिर जॉब करा, फिर बिजनेस में भी ऐसा आया। बिजनेस में 2012-13 में हमने पहला रेस्टोरेंट खोला, जो कि बहुत बढ़िया गया, 13, 14, 15।
और 15 में मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी, एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, हमने लगा कि यहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है, और वहां से वास्तव में लाइफ चेंज हो गई, बट इन अदर वे, क्योंकि इट वाज द बिगेस्ट फेलियर एंड द बिगेस्ट डिजास्टर। एंड उस टाइम हालांकि लग रहा था यार कि ये कैसे हो गया, लेकिन अब रियलाइज करता हूँ तो लगता है कि कितनी सारी गलतियां करी मैंने, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप मनन करते हैं उस पे, और मुझे लगता है कि वो गलती भी अच्छी हुई, क्योंकि उससे आपको पता चल गया कि कौन से लोग हैं जो आपके साथ जुड़े रहते हैं, कौन से आपने क्या क्या गलती हैं जो आपको आगे जब आपके पास बड़ा मिशन हो तो किस तरह की गलतियों से बचना है। तो आई टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, और एक लाइसेंस के रूप में मैं उसको, कि मेरे लिए जिंदगी में एक बड़ा लाइसेंस था, और उसमें बल्कि काफी कर्जा हो गया था। लगभग मैं तो 2015-16 की बात करूं तो लगभग मेरे ऊपर 1.5 करोड़ का कर्जा हो गया था, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, जॉब मैं ढूंढनी शुरू कर दी थी, मतलब यहाँ तक नौबत आ गई थी कि 2016 में भी मैंने फिर दोबारा से, मतलब 2017 से जीरो से शुरू करा। फिर हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन तब तक क्या हुआ कि 2020 में कोविड आ गया, फिर हमारा सब लगभग खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो। फिर 2021 से हमने फिर जीरो से शुरू करा एंड वी राइज। और उसके पीछे मैं अगर आज उसमें अगर मैं मनन करता हूँ तो सिर्फ एक ही कारण है, एक था कि ड्रीम्स बहुत बड़ा था, और हम लोग बहुत क्लियर थे यार कि हमको बहुत बड़ा करना है लाइफ में, तो इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लाइफ में आएगी। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज गोइंग टू स्टे विद यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप इन छोटी मोटी परेशानियों से घबराएंगे नहीं। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और पहाड़ के लोगों को आप पर बहुत गर्व है। इसी को लेकर आपने ये भी कहा है कि आप अब भारत के उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट को आप पर्टिकुलरली किस क्षेत्र में करना चाहेंगे, और इसको लेकर सरकार से कुछ आपकी वार्तालाप अभी हुई है, या आप सिर्फ अपने आधार पर अभी ये सोच रहे हैं? देखिए, पहले तो 2019 में मैं यहाँ से कुछ 5-6 इन्वेस्टरों को लेके आया था, बड़ी बड़ी कंपनियों को, एंड दे हैड अ प्लान टू इन्वेस्ट लाइक 400 to 500 करोड़। तो इस तरह का उनका प्लान था। जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं यहाँ पर, अच्छे व्यवसायी जुड़े हैं, और हम लोग भी यहाँ पर अच्छा खासा कर रहे थे उस दौरान भी। तो 2020 में फिर आपको पता ही है कोविड हो गया, फिर हमारा गलवान, डोकलाम, इस तरह के इश्यू हुए, जो कि पॉलिटिकली हमारे रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं अभी जितने पहले थे। हालांकि हमें इंडिविजुअल यहाँ के पीपुल, दे आर सो फ्रेंडली, जो यहाँ के लोग हैं बहुत मिलनसार हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, तो हमको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2020 में काफ़ी नुकसान हो गया, हम लोगों ने फिर वो प्लान जो है, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर थे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने भी इस तरह से पाबंदी लगा दी कि जो हमारे बॉर्डर के जितने भी देश है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं जब उत्तराखंड गया था इस बार, तो मुझे लगा वो इन्वेस्टर तो आ नहीं सकते, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मेरा हमेशा ये रहा है कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते, कितना योगदान दे सकते, ये शुरू से ही रहा मैं, और अभी भी हम कर ही रहे हैं। अगर देखेंगे आप तो हमारे रेस्टोरेंट में लगभग 70 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जितने भी हमारे 8-9 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें कि 45 से ज्यादातर लोग उत्तराखंड से हैं, कुछ हिमाचल से हैं, तमिलनाडु से भी हैं, दिल्ली से भी, पंजाब भी से हैं, लेकिन 80% लोग उत्तराखंड से हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है कि हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि चाहे कितना भी बड़ा विवाद रहा, तो जो हम लोग उस परंपरा से आते हैं जहां हम कहते हैं अयम निजम परो बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नातु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार मानते हैं, तो हमने कभी ये फर्क नहीं समझा ये देश सो देश। तो उस स्थिति से, उस मन में वो भाव से काम करते हैं, और वही ये कारण रहा है कि हमें यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का, लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इस बार जब मैं उत्तराखंड गया तो मुझे लगा कि हमारा जो उत्तराखंड है वो एक बहुत ही प्यारा, अद्भुत, एक स्वर्ग की तरह एक आध्यात्मिक नगरी है। लेकिन क्या है कि अगर सिर्फ आध्यात्मिक नगरी से तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो मेरा यही सुझाव था जहां भी मेरी बात हुई कि भैया इसको आध्यात्मिक के साथ साथ इसको औद्योगिक नगरी बनाओ, क्योंकि टूरिज्म की इतनी अपार संभावनाएं हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ सियान में, यहाँ पर भी पहाड़ी है, जंगल है, नदियां हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा डेवलप कर रखा है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वही चीज अगर हम कॉपी पेस्ट उत्तराखंड में करें तो मैं कह रहा हूँ सारे भारत से ही नहीं, विश्व से लोग जो है उत्तराखंड में घूमने आएंगे, आते हैं, लेकिन उससे क्या वो तादाद जो है 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं होटल और टूरिज्म तो मेरा यही था कि वहां पे मैं कुछ एक ऐसी थीम में कुछ टूरिज्म के ऊपर या जो होम स्टे के ऊपर कुछ काम करूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। तो उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इट इज ऑन वेरी अर्ली स्टेज, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है।
जी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो शुक्रिया नेशन वन के साथ जुड़ने के लिए। देव रजोड़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ साथ हम लोग बहुत सारी फिल्मों का साथ साथ मैं भी बहुत सारी फिल्मों में मतलब यहाँ पे काम करता हूँ। तो आई वाज पार्ट ऑफ लाइक 35 से ज्यादा कुछ फिल्मों में मैंने काम किया चाइना में, जिसकी वजह से भी लोग जानते हैं। और साथ में जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर 7th स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें मेरी लाइफ स्टोरी पढ़ाई जाती है। तो उससे भी क्या है कि लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और मान सम्मान है, तो उससे उसको मैं एक जिम्मेदारी के तौर पे मानता हूँ ताकि जिंदगी में और बेहतर कर सके। हाँ जी जी, चलिए नेशन वन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।